पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, लेकिन पहाड़ के काम नहीं आ रहा। और वो पहाड़ के काम कैसे आएगा? जब इन नेताओं का स्वार्थ बंद होगा, इनकी नीयत सही होगी, इनके सिद्धांत सही होंगे। हर हर महादेव। प्रिय बंधु, मैं आपका अपना उज्जवल सेरा गाँव। तो चलिए, आज मैं जुड़ा हुआ हूँ जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को बनते हुए देखा है, जिन्होंने हमारी छोटी से छोटी परिस्थितियों को उभरते हुए देखा है। हमारा उत्तराखंड में पहला कैसा माहौल था, उत्तराखंड बनने के बाद उसमें क्या क्या बदलाव हुए। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम? मैं नारायण सिंह राणा और पूर्व प्रधान रहा हूँ मैं चामासारी के, जिसके अब 3 पंचायतें बन गई, मोटीदार, सेरा गाँव और चामासारी। तो मैं आज पूर्व प्रधान जो कि हमारे यहाँ चामासारी के, और जो कि इन्होंने जैसे कि बताया अपनी जो क्षेत्र पंचायत के, तो मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। तो थोड़ा सा मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। सर, जैसे आज उत्तराखंड को लगभग बने हुए 22 साल हो गए, तो इस आज भी जो हमारे मजदूर की और किसान की स्थिति क्यों नहीं उभर पाई सर? मजदूर किसान की स्थिति कहाँ से सुधरेगी? अगर उसी समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आपको जो है ये उसका केंद्र शासित राज्य देंगे। तो एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा, अगर मैं अपने उत्तराखंड की बात करूँ, आज अगर मैं दूसरे राज्यों की बात करूँ, चाहे वो यूपी हो, चाहे हमारा दिल्ली हो, चाहे बम्बई हो, जितने भी हमारे सेना के जितने भी प्रमुख रहे, जो बड़े बड़े पदों पर रहे, वो हमारे सब उत्तराखंड ही रहे। जैसे कि आज मैं उत्तराखंड, आज जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो भी हमारे उत्तराखंड से ही हैं। और जो कि हमारे पूरे देश का एक सुरक्षा का संचालन कर रहे हैं अजीत डोभाल जी, वो भी हमारे उत्तराखंड से हैं। लेकिन उत्तराखंड की स्थिति क्यों नहीं उभर पाई सर, जबकि उत्तराखंड तो एक देवभूमि है सर? उबर इसलिए नहीं पाई, अगर वो ऊंचे पदों पे पहुंचे हैं तो घर से बाहर निकल के ही पहुंचे, क्योंकि हमारे पहाड़ में, हमारे गढ़वाल में इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो अच्छे ढंग से पढ़ लिख ले। यहाँ का पानी पूरे देश को पाल रहा है, यहाँ की जवानी पूरे देश की रक्षा कर रही है। यहाँ भारत तो छोड़ो, विदेशों में यहाँ के लोग वर्चस्व कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ की दुर्दशा या तो इन नेताओं की सोच है, या ये बड़े बड़े सचिव बैठे हुए इनकी सोच है कि यहाँ की दुर्दशा नहीं सुधरती। ये सर, मैं ये भी कहना चाहूँगा, जिस तरीके से चाहे वो हमारे गांव की समस्या हो, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे एक छोटे मजदूर की समस्या हो, चाहे किसान की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, आप हर एक आदमी के साथ हर समय दिन रात खड़े रहते हो। कभी आपके मन में ये नहीं आता कि मतलब अगर मैं उस पद पे होता तो मैं इनके लिए कुछ और अच्छा कर पाता सर? नहीं, मैं इस बात से न तो नाराज़ हूँ कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मुझे इस बात की संतुष्टि कि मैं जितना कर पाता हूँ मैं कर रहा हूँ पब्लिक के लिए। मैंने प्रधान बन के कोई अपना भवन खड़ा नहीं करा, मेहनत मजदूरी करके जो कुछ करा वो अपने बच्चों के लिए, ना मेरा कोई बैंक बैलेंस है। अब आप बताइए, चामासारी रोड जब बना था, बेचारे राजेंद्र शाह हमारे विधायक थे पहले, उनके माध्यम से मैं चामासारी रोड को लाया था, और ये 97 की बात है। स्वीकृति कराई, उसके बाद रोड स्वीकृति हुई, रोड पे काम लगा। हमने कहा भाई रोड पे काम बाद में लगेगा, पहले पुल बनाओ। यदि ये पुल नहीं बनता तो आपकी रोड किस काम की? अगर हम नदी पार बरसात में नहीं जा पाएंगे तो ये सड़क हमारे किस काम की? तो सोच तो प्रतिनिधि की होनी चाहिए। उसके बाद कोई मुझे चैलेंज करके, कोई भी माई का लाल ये बोल दे कि मैंने उस रोड पे 4-5 करोड़ की रोड थी, मैंने उस रोड पे अगर 1 पैसे का काम किया हुआ, या मेरा कोई स्वार्थ रहा हुआ। सर, मैं थोड़ा सा जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी के जो जैसे वो उत्तराखंड में जो प्रयास चल रहा है सर, वो चाह रहे हैं कि जैसे एक शिक्षा और चिकित्सा एक समान और फ्री हो सर। जिस स्कूल में हमारा नेता का बच्चा जाता है, उसी स्कूल में हमारा मजदूर का जाए, उसी स्कूल में हमारा किसान का जाए सर। अगर ऐसा लागू, अगर ये नियम लागू हो जाएंगे तो क्या कुछ जो मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, तो क्या इनकी स्थिति में कुछ सर परिवर्तन आएगा सर? मैं तो ये कहता हूँ कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, वो बहुत तगड़ा तगड़ा डोनेशन देते हैं मंत्रियों को, विभाग के अधिकारियों को, इसलिए उनका डर चल रहा है। अगर आप देश के नागरिकों को एक समझते हो तो हर क्लास की और हर स्कूल की कॉपी किताबें एक जैसी क्यों नहीं हैं? क्यों उनमें बदलाव हो रहा है? सर, जैसे जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी, उन्होंने पलायन को लेकर कुछ मुद्दे रखे हुए हैं कि अगर उत्तराखंड में उत्तराखंड वासियों को ही 99%, चाहे वो हमारा रोजगार हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे मतलब किसी भी तरह का जो भी हमारा रोजगार है, वो उत्तराखंडियों को दिया जाए, तो क्या इससे हमारा कुछ पलायन रुकेगा सर? बहुत कुछ पलायन रुकेगा।
सर मैं अंत में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से जो चंद्रमोहन जी चाह रहे हैं कि राजनीति का शुद्धिकरण हो, तो पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे कि राजनीति का शुद्धिकरण होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है सर? शुद्धिकरण होना तो ज़रूरी है। सर जिस तरीके से उनका अभी कुछ दिन पहले जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट था कि जो नेता होता है वो देश का पिता होता है। जैसे पिता खुद मूंगफली खाकर बच्चों के लिए बादाम की व्यवस्था करता है, देश को पीता नहीं है, तो क्या जो वर्तमान में आज जो हमारे देश के नेता हैं, मैं आज अपने उत्तराखंड की बात करूं, तो क्या ये वास्तव में अपने पिता का फर्ज निभा रहे हैं सर? अब आप एक बात देखिए, एक विधायक को 15,000 रुपये टेलीफोन का खर्चा मिल रहा है, जबकि आम आदमी अनलिमिट 200-250 रुपये में पूरे महीने का रिचार्ज करता है, तो उसको 15,000 किस बात के। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि 15,000 रुपये जिसकी आय होगी उसके राशन कार्ड निरस्त होंगे, उससे वसूली की जाएगी। तो आप बताइए, 15,000 उनके तो 15,000 टेलीफोन के मिल रहे हैं, और 6-7 आदमी का परिवार जो पाल रहा है 15,000 रुपये में उसका राशन कार्ड निरस्त होगा। ये कौन सी नीति है और कौन से इनके कानून हैं? तो ये तो मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ ये हिटलर की पॉलिसी लेकर आए हैं कि इनका भला होता रहे और जनता का शोषण होता रहे। सर मैं अंत में आपसे यही पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से जो हमारी देवभूमि है, ये हमारा संतों का प्रतीक है, चाहे वो हमारा केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे यमुनोत्री हो, चाहे गंगोत्री हो। अब जैसे हमारा जो पाँचवा वो सैन्य धाम भी बनने जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से जो हमारा नशा है वो दिन पे दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पर नशा तो खैर थमने का नाम क्या लेगा। मैं समझता हूँ कि अब आप ये देखिए कि 4 धाम यात्रा इन्होंने क्या शुरू हुई है। पहले कौन लोग जाते थे? 55, 60, 50 साल से ऊपर के लोग जाते हैं। आज ये पिकनिक मनाने को वहाँ जा रहे हैं, क्यों नहीं इस पर प्रतिबंधित होती है? इनकी आयु क्यों नहीं प्रतिबंधित होती है उसमें? क्यों जा रहे हैं ये लोग पिकनिक मनाने? कहाँ रहेगी यात्रा? इन्होंने हमारे सारे धाम भ्रष्ट कर दिए। इसके लिए इनकी ठोस नीति कुछ नहीं है। ऋषि मुनियों की धरती थी, इसको भी इन्होंने दूषित कर दिया। तो ये इस बारे में भी तो सरकार को सोचना चाहिए, बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए। अंत में आपसे यही पूछना चाहूँगा, जैसे जो हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी हैं, उनका जो पिछले 25 सालों से निरंतर प्रयास चल रहा है कि देश में चाहे वो हमारा मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो और विद्यार्थी हो, कि पांचों एक साथ कैसे खुशहाल हो। जिस तरीके से उन्होंने मेरठ में, अगर मैं आपकी थोड़ी सी जानकारी में डालूं सर, एक तो 380 फीट का एक तो जो भारतीय ध्वज है उसका निर्माण हुआ है। एक जो हमारे गुमनाम क्रांतिकारी हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अल्लूरी सीताराम राजू जी हो गए, बिरसा मुंडा जी हो गए, सूर्य सेन जी हो गए, तो ये वो क्रांतिकारी थे जिन्हें आज जो मतलब एक आज़ादी में जिनका एक बहुत बड़ा योगदान था, तो उनका एक पार्क का निर्माण हुआ है। अगर जैसे ये पार्क और जो ये झंडे का निर्माण हुआ है, तो इससे जो आने वाली पीढ़ी है उसके मन मस्तिष्क में किस तरह का मैसेज जाएगा सर? ये इस तरह के निर्माण, ये तो मैं तो समझता हूँ कि एक व्यक्ति का काम नहीं, ये हमारी पूरी सरकार का काम होना चाहिए। और एक मेरठ ही नहीं, लगभग ये तो हर पंचायत में होना चाहिए। लगभग हर पंचायत में एक स्मारक ऐसा होना चाहिए अपने देश के वीरों का, अपने क्षेत्र के वीरों का, ताकि आने वाली पीढ़ी ये सोच सके कि किसने कितना योगदान हमारे लिए दिया और हमारे देश के लिए दिया। बहुत कम लोग ऐसे जो हैं भी, कई जगह सरकार उन रोड़ा बन जाती, कई जगह लोग उसके विपक्षी रोड़ा बन जाते हैं, करने भी नहीं देते। चलो सरकार नहीं करी, अगर कोई अपना प्रयास कर रहा तो उसे स्वतंत्र होकर करने दो।